नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज से मैं शुरू कर रही हूँ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, अब आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी आने वाला है। अगस्त में लोअर पीसीएस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी आसपास आपका हो जाएगा, तो बहुत कम टाइम बचा है। तो आज से मैं प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाली हूँ, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो वर्ष 2025 में आयोजित हुआ COP30 जलवायु सम्मेलन किस देश के बेलम शहर में हुआ था? जो वर्ष 2025 में हुआ था आपका COP30 जलवायु सम्मेलन, किस देश के बेलम शहर में हुआ था? तो वो हुआ था ब्राज़ील के। कहाँ पर? ब्राज़ील की। ब्राज़ील का यह शहर अमेजन रेन फॉरेस्ट का प्रवेश द्वार माना जाता है, इसलिए इस सम्मेलन का वहाँ होना वैश्विक पर्यावरण और अमेजन के संरक्षण के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बाकू से बेलेम रोड मैप क्या है? बाकू से बेलेम रोड मैप 1.3T का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है मुख्य उद्देश्य? विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त बढ़ाना। जो विकासशील देश हैं उनके लिए इन्वायरमेंटल फाइनेंस आपका बढ़ाना। अब ये बाकू से बेलम रोड मैप है क्या? बाकू से बेलम रोड मैप का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को जलवायु संकट से निपटने के लिए वर्ष 2035 तक सालाना पूरे वर्ष में कम से कम 1.3 ट्रिलियन डॉलर, कितना? 1.3 ट्रिलियन डॉलर की जलवायु वित्तीय सहायता जुटाना और उस तक पहुंच को आसान बनाना है। इसकी नींव कहाँ रखी गई थी? इसकी नींव रखी गई थी अजरबैजान के बाकू में। कहाँ पर? अजरबैजान के बाकू में आयोजित COP29 जो 2024 में हुआ था, COP29 सम्मेलन के दौरान रखी गई थी और इसे ब्राज़ील में आयोजित होने वाले COP30 जो 2025 में COP30 हुआ था सम्मेलन के साथ जोड़ा गया है। यहाँ 1.3T का मतलब है कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक वित्तीय लक्ष्य से। इस राशि का प्रयोग विकासशील देश और गरीब देशों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने, सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ स्रोतों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति अनुकूलन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने नेट जीरो का उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया? कि नेट जीरो। अब नेट जीरो क्या है? कि बिल्कुल भी कार्बन उत्सर्जन ना हो, बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा ना हो। वो क्या है? 2070 तक। कब तक? 2070 तक। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक लक्ष्य की घोषणा की थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित हुआ था COP26 जो जलवायु सम्मेलन 2021 में हुआ था तब की थी, जिसे भारत के पंचामृत वादों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिशन लाइफ। अब लाइफ का पूरा नाम क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्या? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना, कि जो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली है उसको बढ़ावा देना। मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर लोगों को ऐसी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। इस विचार का जो प्रस्ताव है वो भी आपके 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन के दौरान रखा गया था। यह मिशन उपयोग करो और फेंको वाली संस्कृति की जगह सर्कुलर इकोनॉमी यानी कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देता है। इस आंदोलन से जुड़कर पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन जीने वाले लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, COP सम्मेलन किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं? किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं? जो COP सम्मेलन होते हैं वो किए जाते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय। क्या? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय। जलवायु परिवर्तन से जुड़े ये प्रसिद्ध जो COP हैं, COP का पूरा नाम क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सम्मेलन UNFCCC के अंतर्गत हर साल आयोजित किए
जाते हैं। सीओपी का सीधा मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, यानी उन देशों की बैठक जिन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि सबसे जो ज़्यादा चर्चा जलवायु परिवर्तन वाले सीओपी की होती है, तो आपकी इसका आंसर है आपका कितना, क्या है आपका आंसर इसका, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अधिसमय। यह जीव और प्रकृति के संरक्षण पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आईपीसीसी द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट कौन सी है जो आईपीसीसी द्वारा प्रकाशित होती है रिपोर्ट, वो होती है मूल्यांकन रिपोर्ट। कौन सी, असेसमेंट रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट। आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध का विश्लेषण करके समय समय पर अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करता है। यह रिपोर्ट दुनिया भर में जलवायु नीतियों, सीओपी सम्मेलनों के फैसलों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक आधार बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम कौन सा, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। जो यूएनईपी द्वारा प्रतिवर्ष कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो वो की जाती है उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, एमिशंस गैप रिपोर्ट, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट। यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम हर साल सीओपी सम्मेलन से ठीक पहले अपनी प्रसिद्ध उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट जारी करता है। यह रिपोर्ट बताती है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया वर्तमान में क्या प्रयास कर रही है और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने के लिए असल में कितने प्रयासों की जरूरत है। इसके अलावा यूएनईपी अनुकूलन अंतर रिपोर्ट, जो अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट भी जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 30x30, 30 गुना 30 लक्ष्य का क्या अर्थ है, क्या लक्ष्य है 30 गुना 30 लक्ष्य का, तो वो है वर्ष 2030 तक। कब, वर्ष 2030 तक पृथ्वी के 30% स्थलीय एवं समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करना। ये 2030 तक जो पृथ्वी के 30% भूमि है और जो 30% समुद्री क्षेत्र है उनका संरक्षण करना है। इस लक्ष्य को दिसंबर 2022 में, कब, दिसंबर 2022 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित जैव विविधता सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में अपनाया गया था। क्या उद्देश्य है इसका 30x30 का, इसका उद्देश्य इंसानी गतिविधियों, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण तेजी से खत्म हो रहे पेड़ पौधे और जीव जंतु की प्रजातियां के नुकसान को रोकना है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 70% स्थलीय क्षेत्र और 8% समुद्री क्षेत्र ही संरक्षण श्रेणी में आते हैं। इस लक्ष्य के तहत इसे 2030 तक बढ़ाकर 30% तक ले जाना है। इसका उद्देश्य प्रकृति को इंसानी दखल, प्रदूषण और अत्यधिक दोहन से बचाना है ताकि पेड़ पौधे और जीव जंतु सुरक्षित रह सके। इस फ्रेमवर्क के तहत 2030 तक के लिए कुल 23 लक्ष्य तय किए गए थे, जिसमें से लक्ष्य संख्या 3 को ही लोकप्रिय रूप से 30x30 लक्ष्य कहा जाता है। वर्तमान में दुनिया भर की, मैंने आपको अभी बताया 70% जो जमीन है और जो 8% समुद्री क्षेत्र ही संरक्षित हैं, जैसे आपके नेशनल पार्क हुए, वन्यजीव अभयारण्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत सरकार का ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम कौन सा, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम किससे संबंधित है, कौन सा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किससे संबंधित है भारत सरकार का, तो वह पर्यावरण संरक्षण हेतु स्वैच्छिक प्रोत्साहन, कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए स्वयं की इच्छा से प्रोत्साहन किया जाए। भारत सरकार की बेहद अनूठी और नई पहल है जो पर्यावरण के लिए सकारात्मक कार्य करने वाले लोगों, संस्थाओं और कंपनियों को बाजार आधारित प्रोत्साहन देती है। पारंपरिक कार्बन क्रेडिट जो सिर्फ कार्बन उत्सर्जन कम करने पर केंद्रित होता है, के विपरीत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम पर्यावरण के कई अन्य पहलुओं को भी शामिल करता है। यदि कोई व्यक्ति, किसान, गैर सरकारी संगठन या कोई कंपनी पर्यावरण को फायदा पहुंचाने वाला कोई स्वैच्छिक काम करती है तो सरकार उसके बदले उसे ग्रीन क्रेडिट देती है। इन क्रेडिट्स को एक डिजिटल ट्रेडेबल प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किया जाएगा जहां उन्हें बेचा भी जा सकता है। इसका मुख्य फोकस क्षेत्र कौन सा है, वृक्षारोपण करना, जल को संरक्षण करना, सतत कृषि करना, अपशिष्ट प्रबंधन करना, जो वेस्ट है उनको निपटाना और उनका पुनर्चक्र करना, वायु प्रदूषण कम करना और मैंग्रोव का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रीय हरित अभियान NGT की स्थापना
कब हुई? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? तो वही 2010 में। कब हुई? 2010 में। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वनों की बचाव और पर्यावरण से जुड़े कानूनी मामलों का तेजी से निपटारा करना है। इसके लिए कानून 6 महीने की समय सीमा तय की गई है। एनजीटी न्याय करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के कड़े नियमों से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करता है ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। एनजीटी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसके अलावा देश में इसकी 4 आपकी वो भी हैं ब्रांचेस भी हैं, क्षेत्र पीठें भी हैं, जैसे भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाइफ का पूरा नाम क्या है? लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? जैसे अभी बताया था, क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसका मुख्य संदेश यही है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें अपनी रोजमर्रा की जीवन शैली और आदतों में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एमिशंस गैप रिपोर्ट मुख्यतः किसका आकलन करती है? कौन सी एमिशंस गैप रिपोर्ट? अभी बताया था कौन सी उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट किसका आकलन करती है? वो करती है जलवायु लक्ष्यों एवं वास्तविक उत्सर्जन के बीच अंतर। की जलवायु लक्ष्य और वास्तविक उत्सर्जन के बीच अंतर। यह रिपोर्ट दोनों के सामने 2 मुख्य अंकों की तुलना करती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब हम कितना उत्सर्जन कर रहे हैं, वर्तमान में दुनिया भर के देश कितनी ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ रहे हैं और उनके मौजूदा वादों के हिसाब से भविष्य में कितना उत्सर्जन होगा। उसके अलावा कि हमें कहाँ, मतलब हमें कितना कम करना चाहिए ये ग्रीन हाउस गैसों का, हमें कहाँ होना चाहिए, जलवायु लक्ष्य क्या होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस के सुरक्षित स्तर के भीतर रखने के लिए वैज्ञानिक रूप से हमें उत्सर्जन में कितनी कटौती करनी चाहिए। हम यह दोनों आंकड़ों के बीच जो दूरी या गैप बच जाता है उसे ही एमिशंस गैप कहा जाता है। कौन जारी करता है? इसे भी बताया था, कौन? यूएनईपी। कौन? यूएनईपी। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हर साल जारी किया जाता है और ये सीओपी से ठीक पहले जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना कितने राष्ट्रीय मिशनों पर आधारित है? कितने राष्ट्रीय मिशनों पर आधारित है ये राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना? तो वह है 6। क्या है 8, सॉरी 6 नहीं 8। कितने राष्ट्रीय मिशनों पर आधारित है? 8। भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? 30 जून 2008 को। कब हुई थी? 30 जून 2008 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटना और देश में सतत विकास को बढ़ावा देना है। कौन कौन से मिशनों पर आधारित है ये 8? राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य SDGs में जलवायु परिवर्तन किस लक्ष्य से संबंधित है? किस लक्ष्य से संबंधित है ये सतत विकास लक्ष्य में जलवायु परिवर्तन? तो है लक्ष्य 13। कौन सा? लक्ष्य 13। संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में से लक्ष्य 13 सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट एक्शन जलवायु कार्रवाई से संबंधित है। इसके तहत दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, COP30। कौन सा? COP30 सम्मेलन का प्रमुख फोकस क्या रहेगा? क्या रहेगा मुख्य फोकस COP30 सम्मेलन का? तो वो रहेगा जलवायु वित्त एवं नए NDCs का क्रियान्वयन। क्या है? जलवायु वित्त एवं नए NDCs का क्रियान्वयन। वर्ष 2025 में ब्राजील के बेलम शहर में आयोजित हुआ COP30 जलवायु सम्मेलन वैश्विक पर्यावरण नीतियों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। COP30 का मुख्य फोकस क्यों है और क्या है, क्या था? नए और अधिक महत्वाकांक्षी NDCs पेरिस समझौते 2015 के नियमों के अनुसार हर 5 साल में दुनिया के सभी देशों को अपने नए और अपडेटेड जलवायु लक्ष्य सौंपने होते हैं। बाकू से बेलम, जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, बाकू से बेलम रोड मैप के बारे में बात की थी। COP29 में विकासशील देशों के लिए 1.3 ट्रिलियन डॉलर की वित्तीय लक्ष्य की रूपरेखा रखी गई थी, जो COP29 था 2024 में जो हुआ था, और जो COP30 में जो हुआ था, COP30 में उस धन को जुटाने, देशों को मदद करने और उस तक पहुँचने को आसान बनाने के लिए विभिन्न तरीकों पर फोकस आपका था।
नेक्स्ट तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो या एमसीक्यूज अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो एमसीक्यूज अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।